स्टार्ट करेंगे अपन एक नया चैप्टर जिसके सभी फॉर्मूले देखेंगे, सभी डेफिनेशंस देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ कितना परिवर्तन हो सकता है, उसका परिमाण ही क्या होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होगा हमें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इन सबको याद रखना है बाबा। कोई भी केस पूछा जा सकता है, सवाल हमसे जैसा पूछे हम वैसा ही फॉर्मूला याद रखे, वैसी चीजें अप्लाई करते तो हमारा आंसर पक्का पक्का आ जाएगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमेशा ही पढ़ रहे हो। बेटा जी, आज अपन फिर से मुलाकात करने आए हैं। तो मैं दिनेश जाट, आज स्टार्ट करेंगे अपन एक नया चैप्टर जिसके सभी फॉर्मूले देखेंगे, सभी डेफिनेशंस देखेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा जी, ध्यान से सुनिए। आज के अपने चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है, हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। देखिए, समझते हैं। आ गए हैं अपन सबसे पहले, जो हमने पिछली क्लास में भी खत्म किया था कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बेटा। तो चुंबकीय फ्लक्स को अपन फाई से लिखते हैं, जो कि बराबर होता है किसके, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का। जब अपन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी ए कॉस थीटा। ये हमने लास्ट क्लास में यहीं पर छोड़ा था। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर फैराडे का नियम, कि हमारे पास में कोई प्रेरित कुंडली है तो उस प्रेरित कुंडली के लिए हम बात करें कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बाई डी टी, कि चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ कितना परिवर्तन हो सकता है, उसका परिमाण ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। तो इसको अपन लिखते हैं बेटा ईएमएफ से। ये विद्युत वाहक बल है, जहां पर भी हमें विद्युत वाहक बल दिखेगा वो ईएमएफ से लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर बात। तो ये होता है डी फाई बाई बटा डी टी। फिर फैराडे के बाद में आते हैं लेंज भाई साहब। लेंज भाई साहब ने क्या बोला कि इसके अनुसार लूप में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यहां इसको उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है। बहुत अच्छे से समझिए क्या बोला है यहां पर, कि इसके अनुसार लूप में प्रेरित धारा, जो हमारे पास में प्रेरित कुंडली है उसके लूप में जो धारा प्रेरित होती है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि यह इसमें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है। कि ये जो हमारे पास धारा की दिशा है ये इस प्रकार होती है, ये अपने ही उत्पन्न होने का विरोध करती है। तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आ जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी आ जाएगा बेटा। तो यहां से इसको अपन लिखेंगे, ये है डी फाई बाई डी टी। यहां पर माइनस का चिन्ह लेंज के नियम के कारण है। लेंज का नियम क्या कह रहा है कि जो दिशा है वो विरोध करती है, कि लूप में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह इसको उत्पन्न होने का कारण विरोध करती है। तो ये हमारे पास में माइनस का चिन्ह हमें विरोधाभास के बारे में बताता है। तो हमारे पास में दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले एक आए फैराडे। फैराडे ने विद्युत वाहक बल के बारे में बताया, इसकी परिभाषा बताई। फिर बाद में इसने बोला लेंज ने कि लूप में जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा कैसी होती है। तो इसकी दिशा के बारे में बताई कि इसकी दिशा इस प्रकार की होती है कि इसमें उत्पन्न होने वाले, इसके उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करती है। इसने बताया हमें विद्युत प्रेरित धारा के बारे में। बात समझ में आती है। फिर आगे हम बात करते हैं बेटा जी, हमारे पास में ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये अभी अभी हमने देखा माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, जो कि बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स बराबर क्या आ जाता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये है हमारे पास में फ्लक्स। क्लियर बात। विद्युत क्षेत्र का जब अपन अदिश गुणन लेते हैं किसके साथ, क्षेत्रफल के साथ। और तुम्हें पता है क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, इसकी दिशा पृष्ठ के, जो भी पृष्ठ होगा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहां से हमें ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, अपन फाई का मान पुट कर देंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसके अलग अलग केस ले लेते हैं। पहले केस पे अगर बात करें कि अगर मान लो कि विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील हो, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील हो। बेटा जी बहुत ध्यान से सुनिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील होगा हमें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्योंकि हम, अब भाई साहब हमने बोला है बी परिवर्तन, इसका मतलब बी वेरिएबल है, तो ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का अवकलन नहीं करते, कांस्टेंट को अपन बाहर बुला लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस डी बी बटा डी टी। और यहां से मेरे को अगर मैं औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करूंगा तो डी बी का मतलब क्या है, परिवर्तन। तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या, माइनस ए बी फाइनल, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बटा डी टी। अब ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा ए बी इनिशियल माइनस बी फाइनल बटा टी। इसको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है।
बी में परिवर्तन होगा। तो अगला अगर अपन बात करें कि भाई साहब बी परिवर्तनशील था, अब हमने बी को कांस्टेंट मान लिया और ए को क्या मान लिया है, परिवर्तनशील, कि विद्युत क्षेत्र बदल रहा, ये जो क्षेत्रफल है अगर वो बदलता है, तो बेटा अगर क्षेत्रफल बदल रहा है तो हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो बराबर मिलेगा, क्योंकि बी नियत हो गया है तो बी को बाहर बुला लेंगे और ये क्या हो गया हमारे पास में डी ए बाई डी टी। तो औसत की बात करेंगे तो फिर से वही माइनस बी, ये हो जाएगा क्षेत्रफल फाइनल माइनस क्षेत्रफल इनिशियल बटा dt, क्योंकि औसत की बात कर रहे हैं तो अपन कुल समय को t बोल देते हैं, कुल समय को क्या बोल देते हैं बेटा जी, t बोल देते हैं। तो हमें यहां से जो औसत मिलेगा माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा कर देंगे, तो जो अभी फाइनल माइनस इनिशियल था भैया ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा। बात समझ में आती है, प्रारंभिक माइनस अंतिम। फिर बात करें थीटा परिवर्तन में, तो अभी हम बात करें कि मान लो कि हम जो प्रेरक कुंडली लेते हैं उसमें कुल घेरों की संख्या जो है, कुल घेरों की संख्या वो अगर n के बराबर है तो अपन यहां पर सिंपल बोल देंगे कि हमें जो फ्लक्स मिल रहा है वो मिल जाएगा एन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको अपन लिख देंगे फ्लक्स बराबर एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। तो यहां पर हमारे पास में एक और भौतिक राशि आ चुकी है, कोण थीटा आ चुका है। अब यदि थीटा भी परिवर्तनशील हो, हमने बोला कि अगर चुंबकीय क्षेत्र नियत हो जाए, क्षेत्रफल नियत हो जाए, लेकिन कोण बदल जाए, तो कौन बदल जाएगा, तो भाई साहब सिंपल सी बात है हमारे पास में कि हम लिखेंगे यहां से, हमारे पास में ये आ जाएगा ईएमएफ बराबर भाई माइनस एन बी ए, इसको तो बाहर बुला लो, और डी कॉस थीटा बटा डी टी, कॉस थीटा का अवकलन कर देंगे तो हमें आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर थीटा की बात करें तो थीटा बराबर ओमेगा टी आ जाएगा। पक्की बात है, ये तो बात समझ में आती है। तो ये माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहां पर थीटा बराबर ओमेगा टी आ चुका है। और औसत की बात करेंगे तो वही माइनस का चिन्ह फिर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोस थीटा प्रारंभिक माइनस कोस थीटा अंतिम। ये हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ चुका है। क्लियर बात, ये क्या है, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, बड़े अच्छे से समझ लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसके हमने सारे अलग अलग केस ले लिए हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मूले जो बनते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं बेटा जी। तो हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इन सबको याद रखना है बाबा, कोई भी केस पूछा जा सकता है। बात समझ में आती है, तो हमें हर एक सिचुएशन के तैयार रहना है। जैसी डिमांड होगी सवाल की वैसी ही अपन सप्लाई देंगे। डिमांड एंड सप्लाई का केस समझ लो बेटा, हमारा खेल हो जाएगा। हमें जिस तरीके की हमसे डिमांड होती है, अगर उस तरीके की सप्लाई अगर अपन दे देते हैं, भाई सवाल हमसे जैसा पूछे हम वैसा ही फॉर्मूला याद रख के वैसी चीजें अप्लाई कर दे तो हमारा आंसर पक्का पक्का आ जाएगा और हम खुशी खुशी घर चले जाएंगे, क्योंकि हम डॉक्टर बन चुके हैं। बात समझ में आती है। फिर आगे हम बात करें बेटा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रवाहित आवेश की बात करते हैं कि ये जो बल लगा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसकी वजह से कितना आवेश प्रवाहित हो सकता है कुंडली में, तो वो Q बराबर आता है डेल्टा फाई बटा आर। Q बराबर कितना आता है, डेल्टा फाई बटा आर। सामान्यतः गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जो स्मॉल ई है बेटा ये है गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम यहां से लिखेंगे ये होता है कितना, v वेक्टर गुणा v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर डॉट l वेक्टर। मतलब यदि मान लो कि हमारे पास में ये गतिशील हो जाए, जैसे एक छड़ ली हमने यहां पर, ये गतिशील दिखाई दे रही है हमें, क्लियर बात, तो ये इधर की तरफ जा रही है और ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र था अंदर की तरफ, क्लियर बात। तो हमें यहां से ये v तो हो गया है, इसका वेग जो गतिशील है उसका वेग हो चुका है, v यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और l यहां पर हमारे पास में इसकी लंबाई है छड़ की। तो क्लियर बात, तो हमारे पास में ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर कोण आ जाएगा थीटा, क्लियर। फिर यहां पर एक है कि जब छड़ इसकी लंबाई के अभिलंबत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबत गति करती है, बोला है कि ये एक छड़ है, जो क्या बोल रहा है, एक छड़ जब इसकी लंबाई के अभिलंबत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबत गति करती है, मतलब वेग भी लंबाई के लंबत है और लंबाई भी किसके लंबत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबत है, तो हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलता है बेटा जी वो कितना मिल जाता है, कितना मिल जाता है बेटा जी, BLV। कितना मिल जाता है, BLV। इसको याद रखने का है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, ठीक है। फिर आगे बात करें कि जब एक चालकीय डिस्क या चालकीय छड़ को, जब एक चालकीय डिस्क हो हमारे पास में या हमारे पास में हो जाए एक चालकीय छड़ को इसकी अक्ष के परितः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाता है, तब इसके केंद्र तथा परिधि के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है।
कि हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक चालकीय डिस्क है, ये एक डिस्क है या एक चालकीय छड़ ले लो, कुछ भी ले लो, या तो डिस्क ले लो या छड़ ले लो। जब इसको अपन इसकी अक्ष के परित, ये इनकी अक्ष है, ये इनकी अक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ दिया जा रहा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अपन इनको घुमाएंगे तो इसके केंद्र तथा परिधि के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो केंद्र या परिधि के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आ जाता है बेटा, वो आ जाता है हमारे पास में बी ओमेगा एल स्क्वायर बटा 2, जिसको याद रखने का है। ओमेगा यहां पर हमारे पास में इसका कोणीय वेग है, ओमेगा क्या आ जाता है, इसका कोणीय वेग, बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर बात, यहां पर ये इसकी लंबाई है और ये इसका केंद्र आ चुका है, बात क्लियर है। तो ये सिंपल सी कहानी है, यहां पर हमारे पास में चालकीय डिस्क की आ गई है जब इसको रोटेट करवाया जाता है। तो फिर अगर अपन बात करें कि जब एक ए क्षेत्रफल के लूप को, हमारे पास में ये एक लूप है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, व्यास के परित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर महत्तम प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो मैक्सिमम की बात करें, महत्तम मतलब अधिकतम, क्लियर बात, महत्तम मतलब हमारे पास में आ चुका है बेटा जी अधिकतम, क्लियर बात। तो हमारे पास में ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये आ जाएगा एन बी ए ओमेगा, एन यहां पर कुल घेरों की संख्या हो जाएगी जो हमारे पास प्रेरित कुंडली होगी। तो हम ये कुछ इस तरीके से देख रहे थे, ए से बी बिंदु की बात कर रहे थे और बोला है व्यास के परित घुमाया जाता है। तो हमारे पास में इस केस में अगर बात करें कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, क्लियर बात, एंटी क्लॉकवाइज दिशा ये आ चुकी है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर बात। तो हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और यदि हम यहां पर बात करें हैं क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं तो ये हमें मिलेगा कितना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्लियर बात। एक्चुअली में यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ये नियत है और इसका क्षेत्रफल भी क्या है, नियत है। बदल क्या रहा है, थीटा बदल रहा है, थीटा बदलता है। तो थीटा बदलता है तो अभी हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला था, कितना आया था, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बात क्लियर है, सिंपल सी कहानी है, क्लियर। आगे हम देखें बेटा जी, तो हमारे पास में अगली कहानी आती है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण को हम बेसिकली बेटा एल के द्वारा डिनोट करते हैं। स्वप्रेरण को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और ये अपनी खुद की धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का आना, कि खुद की विद्युत धारा, मान लो कि किसी प्रेरित कुंडली है, अपन उसकी बात कर रहे हैं, उसमें खुद के पास जो धारा है उस धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्व प्रेरण की बात कर रहे हैं भैया, ध्यान से सुनिए। स्व का मतलब खुद, प्रेरण का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब खुद की विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है बेटा जी, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं। बड़े ध्यान से रखिए इस बात को। तो हमारे पास में फ्लक्स की बात करें तो यह आ जाएगा धारा, धारा को गुणा कर देंगे अपन स्व प्रेरण से, तो ये हमारे पास में फ्लक्स आ गया है। तो फ्लक्स बराबर एल आई, और यहां पर फ्लक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। स्व प्रेरण कांस्टेंट एल बाहर ले लिया है और डी आई बाई डी टी ये विद्युत धारा का हमने अवकलन कर दिया है। बात एकदम से क्लियर है। फिर आगे अपन बात करें धारावाही परिनालिका स्व प्रेरकत्व, कि हमारे पास में कोई धारावाही परिनालिका है तो उसमें अपन स्व प्रेरण की बात करें तो वो आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए बटा एल। यहां पर हम बात करें तो म्यू नॉट क्या है हमारे पास में, म्यू नॉट क्या है, हमने पिछली क्लास में ही समझा था बेटा जी। जैसे हमारे पास में विद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन नॉट काम करता है, वैसे यहाँ पर म्यू नॉट काम करता है, क्लियर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, बात क्लियर है। तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है कि जो कैपिटल एन है ये तो हमारे पास में जो धारावाही परिनालिका होगी बेटा जी, उस धारावाही परिनालिका के घेरों की कुल संख्या को इंडिकेट करता है, तथा ये जो स्मॉल एन है ये है प्रति मीटर लंबाई में घेरों की संख्या, कि घेरों की कुल संख्या तो कैपिटल एन है और 1 मीटर में कुल कितने घेरे हो सकते हैं उसको अपन किससे लिखेंगे, स्मॉल एन से लिखेंगे। बात क्लियर है। तो हमारे पास में भाई एन बटा एल था, इसको हमने क्या लिख दिया है भाई, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, इसमें सिंपल सी कहानी है, एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर बटा एल। भाई एन बटा एल का मतलब है स्मॉल एन, कि प्रति इकाई लंबाई में कुल घेरों की संख्या ही क्या है हमारे पास में, स्मॉल एन है। तो एन बटा एल मतलब एन स्क्वायर हो जाएगा और ये यहां पर ए एल बच जाएगा, बहुत बढ़िया। और यदि हमारे पास में प्रेरकत्व के संयोजन की बात करें कि ये हमारे पास में प्रेरकत्व है जिनका अपन संयोजन कर रहे हैं, कैसे, पहला संयोजन है सीरीज, क्लियर बात। तो सीरीज में अगर जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें,
L1 और L2 कुछ इस तरीके से इनके स्वयं प्रेरण हो जाते हैं, तो हमें तुल्य प्रेरण जो मिलता है वो आ जाता है L1 प्लस L2 के बराबर। एकदम सिंपल, जैसे अपन प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं एकदम वैसे ही हमारे पास में ये अपन प्रेरकत्व का संयोजन कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो ये हमारे पास में इनका प्रेरकत्व है L1 और L2, तो हमारे पास में तुल्य प्रेरकत्व जो आ जाएगा वो L1 प्लस L2 के बराबर आ जाएगा बेटा। फिर आगे हम बात करें यदि समांतर संयोजन कर दें, तो जैसा हमारे पास में प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम संयोजन होता था एकदम में वैसे ही यहां पर भी इन प्रेरकत्वों का संयोजन है। हमें जो तुल्य मिलेगा वो 1 बटा एल इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा L1 प्लस 1 बटा L2 ऐसे चलते जाएंगे n तक। और मान लो कि हमारे पास में दो प्रेरकत्व हैं, दो प्रेरकत्व, तो सिंपल सी कहानी रहेगी। वो कहानी क्या रहेगी? हमें एल इक्विवेलेंट मिल जाएगा किसके बराबर? L1 L2 बटा L1 प्लस L2, जैसे हमारे पास में प्रतिरोधों के लिए होता था। बात समझ में आती है? एकदम सिंपल है। फिर बात करते हैं प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा, कि किसी प्रेरक कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित हो सकती है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये होता है U बराबर 1 बटा 2 LI स्क्वायर। क्लियर बात? L यहां पर हमारे पास में प्रेरकत्व हो जाएगा और I हमारे पास में धारा हो जाएगी, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं भैया हम? हमें पता है फ्लक्स बराबर कितना है? LI, तो इसको ऊपर नीचे L से गुणा कर देंगे तो L स्क्वायर I स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा और नीचे L बच गया था तो 2L आ गया, बराबर 5I बाई 2। बात समझ में आती है? यहां से हमने सिंपल से ये जो L है इसको रिप्लेस कर दिया है। क्लियर बात? फिर ऊर्जा घनत्व की बात करें बेटा जी, यहां से ये तो आ गया हमारे पास में, इसको बड़े अच्छे से देख लेंगे। ये आ गई है हमारे पास में इसकी ऊर्जा, और ये है ऊर्जा घनत्व। बात क्लियर है? ऊर्जा घनत्व है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। बात क्लियर है? फिर आगे बात करें अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण की बात करें तो इसको अपन एम से डिनोट कर देंगे। तो यहां पर जैसे स्व प्रेरण क्या था? खुद की धारा में परिवर्तन की वजह से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था वो स्व प्रेरण था, जिसको अपन एल से लिख रहे थे। अब यहां अपन अन्योन्य प्रेरण की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या है? दूसरी कुंडली में, ये तो क्या था? खुद की कुंडली में परिवर्तन हुआ धारा में, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकला। ये दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पहली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। कि हमारे पास में दो अलग अलग प्रेरित कुंडलियां होगी, तो एक कुंडली की धारा परिवर्तित होगी तो दूसरे में प्रेरित वाहक बल आएगा। एक में धारा परिवर्तन तो दूसरे में प्रेरित वाहक बल जो क्रिएट होगा बेटा, उसी को अपन क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दोबारा बोलना चाहूंगा कि स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या होते हैं। स्व प्रेरण का मतलब है जब किसी कुंडली में खुद की धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है, उसी को अपन स्व प्रेरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण की बात करें तो बेटा जब हमारे पास में दो कुंडलियां होगी और किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन होगा, तो उस धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, तो अपन इसे ही क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण फाई फ्लक्स की बात करें तो एम आई हो जाएगा, और विद्युत वाहक बल माइनस एम डी आई बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर? और एम बराबर जब हमारे पास में दो धारावाही परिनालिकाएं हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा? m बराबर म्यू नॉट n1 n2 बटा l। n1 और n2 दोनों में अलग अलग घेरों की कुल संख्या को हमारे को रिप्रेजेंट करता है बेटा जी। फिर आगे हम चलें तो जैसे स्व प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में संबंध की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो यहां से सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में ये परिनालिकाओं की बात कर रहे हैं बेटा जी। ये आ गया हमारे पास में कुछ इस तरीके से, दो परिनालिकाएं थी। तो पहले अपन देखें तो हमारे पास में परिनालिकाएं दो तरीके की हो सकती है, एक वास्तविक की बात करें और दूसरी आदर्श की बात करें, ठीक है? तो वास्तविक में देखोगे तो वायु अंतराल यहां पर वायु है। क्लियर बात? तो हमें जो अन्योन्य प्रेरण मिल रहा है ये कितना मिल रहा है? k अंडर रूट L1 L2, और k यहां पर है युग्म नियतांक। इनके युग्म नियतांक क्या हो जाएगा? और अगर यहां पर वायु अंतराल है तो हमें k की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी? 0 से ज्यादा और 1 से कम। क्लियर बात? यहां पर L1 और L2 क्या है? स्व प्रेरण है। इसके एक तो इसका L1 मान लो और इसका L2 मान लो। क्लियर बात? तो m बराबर k L1 L2। क्लियर? फिर आगे हम बात करें आदर्श परिनालिका की बात करें, तो आदर्श परिनालिका में क्या होता है कि मृदु लोहा, जैसे इसका एक एग्जांपल हमने ले लिया, इसके लिए हमें जो युग्म नियतांक है बेटा जी उसका मान 1 है, और यदि युग्म नियतांक का मान 1 के बराबर होता है तो ये हमें आदर्श परिनालिका मिलेगी, और इसके लिए अन्योन्य प्रेरण जो है वो मिलेगा बेटा जी कितना? अंडर रूट L1 L2। जैसे
इस चित्र में इसको L1 L2 बोला है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको परिवर्तित कर लेता हूँ, इसको L1 बोल देता हूँ और इसको L2 बोल देता हूँ। फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मैंने इसके जैसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी है। यहां पर मृदु लोहा आ चुका है, क्लियर। फिर आगे हम देखें तो बेटा हमारे पास में आता है ट्रांसफार्मर। अगर अपन इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो देखिए ये कुछ इस तरीके का ट्रांसफार्मर है, जिसमें हमारे पास में ये एक प्राथमिक कुंडली, इसमें दो कुंडलियां होती है। ये एक कुंडली लगी है, देखिए यहां पर। अगर सिंपल सी बात करें, मैं इसको थोड़ा सा देखूं तो देखिए ये हमारे पास में एक कुंडली है जिसको अपन प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और ये एक दूसरी कुंडली है जिसको अपन द्वितीय कुंडली कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास इसमें बेटा जी दो कुंडलियां होती है। यहां पर हमने इसको एक लोड से जोड़ दिया है, ये है हमारे पास में लोड, बात समझ में आती है। और यहां पर हमने इसको सप्लाई दी है, ये है हमारे पास में एसी, क्लियर बात। तथा ये है पटलित नर्म लोहे क्रोड जो है, क्लियर बात। फिर यहां से अगर बात करें तो केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए कार्य करता है। ये जो ट्रांसफर होता है बेटा जी, ट्रांसफार्मर जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए कार्य करता है। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, क्या नहीं होती है, क्या इसके गुणधर्म होते हैं, कैसे दिखाई देती है, इसकी शकल सूरत कैसी होती है, रंग रूप कैसा होता है, सारी चीजें अपन अगले चैप्टर में जानेंगे, क्लियर बात। तो हमारे पास में सिंपल सी कहानी है, ये ट्रांसफार्मर किस लिए काम करता है, तो ये केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही काम करता है, बात समझ में आती है। फिर बात करें इसका सिद्धांत, तो ये सिद्धांत जैसे हमारे पास में दो प्रेरित धारा, ये दो कुंडलियां हैं, तो पक्की बात है एक में धारा परिवर्तन होगा तो दूसरे में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। तो ये जो सिद्धांत है वो किसका है, अन्योन्य प्रेरण का है भैया। फिर आगे देखें आदर्श ट्रांसफर क्या होता है। ऑब्वियस ही बात है, हमें ट्रांसफार्मर चाहिए तो जितनी शक्ति की सप्लाई होती है उतनी मिल जानी चाहिए, बीच में कोई शक्ति का क्षय नहीं होना चाहिए, कोई शक्ति खत्म नहीं होनी चाहिए, शक्ति हानि नहीं होनी चाहिए, बात क्लियर है। तो आदर्श ट्रांसफर में कोई भी शक्ति हानि नहीं होती है, शक्ति का जो क्षय है वो 0 के बराबर आएगा। और जब कोई शक्ति खत्म नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि इसकी दक्षता कैसी है, इसकी एफिशिएंसी भैया 100% है, इसकी 100% हमें क्या मिल जाती है, दक्षता मिल जाती है। फिर बात करें फ्लक्स से, यहां पर फ्लक्स का भी कोई खर्चा नहीं होता है, तो बिना खर्चे वाला ये हमारे पास में आदर्श ट्रांसफर होता है। भाई साहब आदर्श विद्यार्थी क्या है, आदर्श विद्यार्थी किसे कहोगे, कि जो पूरी तरीके से भाई हमने उससे कुछ उम्मीद लगाई कि भैया बहुत हार्डवर्क करेगा, बहुत मेहनत करेगा, तो वो बीच में भी कोई टाइम का खर्चा नहीं करता है, अपना समय और कहीं व्यापित नहीं करता है, वो पूरा का पूरा समय पढ़ाई में लगाता है, तो वो आदर्श विद्यार्थी हो गया। बात समझ में आती है, मतलब उसके पास में जितनी शक्ति थी पूरी की पूरी शक्ति उसने पढ़ने में लगाई, और उसने अपनी शक्ति कहीं और किसी और काम में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग वेटिंग में नहीं खर्च की, पूरी की पूरी शक्ति को पढ़ाई में लगाया उसने, तो वो हमारे लिए आदर्श विद्यार्थी हो गया, और उससे हमें जो परिणाम मिलेगा वो 100% परिणाम मिलेगा। बात समझ में आती है, ऐसा ही आदर्श ट्रांसफर है कि कोई शक्ति हानि नहीं होती है और हमें दक्षता 100% मिल जाती है, और फ्लक्स का भी क्षय नहीं होता है, क्लियर बात। फिर प्रायोगिक तौर पर भाई वास्तव में आदर्श ट्रांसफार्मर बनाना संभव नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली हमारे पास में जो जितनी शक्ति सप्लाई की जाती है, जितनी शक्ति सप्लाई की जाती है बाहर उतनी शक्ति नहीं है भाई, जितनी शक्ति का ट्रांसफार्मर पर बनाया गया है उतनी शक्ति पर वो काम नहीं करता है, मतलब कुछ ना कुछ शक्ति खर्च होगी ही होगी, कुछ ना कुछ शक्ति हानि होती है, क्लियर बात। और दक्षता भी 100% नहीं हो सकती है भाई, अगर पूरी शक्ति के साथ विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करेगा, हमें जितनी उम्मीद है या उसके पास जितनी शक्ति है उतने से पढ़ाई नहीं करेगा, तो 100% परिणाम आने के चांसेस भी नहीं है, 100% उसकी दक्षता नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, ऐसा ही हमारे पास में ये है, क्लियर बात। तो ये आ गया हमारे पास में Vs बटा Vp बराबर Ns बटा Np बराबर Ip बटा Is। तो हमारे पास में भाई ये है S का मतलब सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी, ये भाई सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या, और ये है प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या। फिर प्राथमिक कुंडली में धारा, द्वितीय कुंडली में धारा, और ये जो अनुपात आ गया हमारे पास में घेरों का अनुपात, टर्न रेशियो, बात समझ में आती है। और दक्षता की बात करें, दक्षता की हम बात करेंगे बेटा जी, तो हमारे पास में आ जाएगा प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित Is का स्क्वायर R बटा Vp Ip गुणा 100, ये हमारे पास में दक्षता प्रतिशत आ चुकी है, जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं बेटा जी, बहुत आसान था, क्लियर बात।
फिर ट्रांसफार्मर के प्रकारों की बात करें तो हमारे पास में दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा जी, एक होता है ऊंचाई और दूसरा होता है अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफर की बात करें तो हमें यहां से Vs ग्रेटर देन Vp, प्राथमिक कुंडली में घेरों की एस का मतलब सेकेंडरी। भाई अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां से कि यहां पर Vs ग्रेटर देन होगा Vp से, और द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होगी किससे, प्राथमिक कुंडली से। और प्राथमिक कुंडली में हमारे पास में बेटा धारा प्रवाह ज्यादा होगा द्वितीय कुंडली से। बात समझ में आती है। और यहां पर अपन बात करें तो सारी चीजें उल्टी हो जाएगी। क्लियर बात, कि हमें जो यहां पर देखिए Vp ग्रेटर देन हो जाएगा, यहां पर Vs ग्रेटर देन Vp था, यहां पर Vp ग्रेटर देन Vs हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा थी, यहां पर प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा है। यहां पर प्राथमिक कुंडली में धारा ज्यादा थी तो यहां पर सेकेंडरी बोले तो द्वितीय कुंडली में धारा ज्यादा हो जाएगी। फिर आगे हम बात करें, उच्च विभव व निम्न धारा पर शक्ति वितरण किया जाता है, ऊंचाई ट्रांसफर को काम में लेते हैं। जब भी हमें उच्च विभव से निम्न विभव तक धारा का ट्रांसफर करना होगा तो हम कौन से ट्रांसफर को काम में लेंगे, ऊंचाई ट्रांसफर को काम में लेंगे बेटा जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उच्च विभव से निम्न विभव तक पर निम्न धारा, उच्च विभव व निम्न धारा पर, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, दोबारा से बोलता हूं, उच्च विभव व निम्न धारा पर शक्ति वितरण किया जाता है तो हमें ऊंचाई ट्रांसफर को काम में लेते हैं। क्लियर बात। ट्रांसफार्मर में हानि की बात करें तो हमें ताम्र हानि हो सकती है, कुंडली में क्या हो सकता है, ताम्र हानि हो सकती है, क्रोड में क्या हो सकता है, लोहे हानि हो सकती है। बात क्लियर है। तो यहां से पतले तार को उपयोग में लेकर ऊर्जा से को न्यूनतम किया जा सकता है। क्लियर बात। अपन ताम्र हानि की बात करें और लोहे हानि, दो तरीके की हानि है। तो यहां पतले तार को उपयोग में लेकर ऊर्जा से को न्यूनतम किया जा सकता है। युग्म नियतांक को प्रयोग में लेकर फ्लक्स हानि को शून्य कर सकते हैं। ये हमारे पास में दो तरीके के हो गए हैं, किस तरीके से हानि कम कर सकते हैं। और लोहे हानि की बात करें तो उच्च पारगम्यता के पदार्थ को कार्य में लेकर शैथिल्य ऊर्जा की हानि को कम कर सकते हैं। बात समझ में आती है। अपने को क्या करना है, उच्च पारगम्यता के पदार्थ को कार्य में लेना है। क्लियर। यहां बात करें तो समतल पटलित क्रोड के प्रयोग को लेकर भंवर धाराओं को कम कर सकते हैं। बात समझ में आती है। तो ये हमारे पास में दो तरीके की हानि थ्योरेटिकल है, ये पॉइंट्स हमें याद कर लेने हैं अगर हमें थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है तो। फिर आगे हम बात करें तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं बेटा। प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या है कि हमें यहां पर बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से बना प्रेरित विद्युत क्षेत्र प्रकृति में असंरक्षित होता है। बहुत अच्छे से समझिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भैया ये, कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से बना प्रेरित विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आया उस वजह से बना प्रेरित विद्युत क्षेत्र प्रकृति में असंरक्षित होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है बेटा जी। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे ये एक एलआर परिपथ दिया गया है हमें, इसमें अपन धारा की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास में कुंडली है जिसमें प्रेरकत्व एल है। क्लियर बात। ये हमारे पास में प्रतिरोध है आर, धारा प्रवाहित हो रही है आई। क्लियर बात। तो आई बराबर होता है ई बटा आर, ई बटा आर, एक माइनस ई की घात माइनस आर टी बटा एल। यहां पर विद्युत धारा जीरो के बराबर। क्लियर बात। तो आई बराबर आई नॉट एक माइनस ई की घात माइनस टी बटा टो, जहां पर ये जो टॉर्क है ये एल बटा आर समय नियतांक को बताता है। टॉर्क यहाँ पर, ये टो क्या है यहाँ पर, ये हमें समय नियतांक के बारे में बताता है बेटा जी। और आई नोट बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा आर। आई नोट बराबर ई बटा आर और एल बटा आर। देखिए एल बटा आर, तो हमारे पास में क्या है, समय नियतांक टो। बात समझ में आती है बेटा। तो हमें ये यहां पर लिखा है। तो आगे अपन बात करें बेटा, हमारे पास में है कि यदि टी बराबर जीरो, जैसे हमने धारा और समय के बीच में एक ग्राफ बनाया है कि t बराबर 0 जब प्रारंभिक है तो प्रारंभिक समय में हमें क्या मिला है, खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है। ये जो हमारे पास में हम बात कर रहे हैं एलआर परिपथ, ये कैसा व्यवहार करेगा, यहाँ पर t बराबर 0 पर ये परिपथ कैसा, ये हमें खुला दिखेगा, खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। बात क्लियर। फिर बात करते हैं कि हमें ये t बराबर 0 पर खुले परिपथ की तरह व्यवहार करेगा और बाकी फिर आगे ये बंद परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। हमारे पास में दो तरीके के ग्राफ बने हैं यहाँ पर, समय और धारा के बीच में दो ग्राफ बनाए हमने। ये 1 नंबर का ग्राफ और ये 2 नंबर का ग्राफ है। यहां देखेंगे तो 1 नंबर का जो ग्राफ है ये आगे तक जा रहा है। क्लियर बात।
तो इसमें अगर देखें तो L बटा R का जो अनुपात है बेटा वो हमें अधिकतम मिलेगा, जबकि दूसरे में अगर देखें, दूसरा ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है तो इसमें हमें L बटा R कम मिलेगा। क्लियर बात। फिर आगे बात करें धाराशय, तो धाराशय की बात करें तो हमें ये कुछ इस तरीके से ग्राफ भी दिया गया है। क्लियर बात। तो प्रेरक कुंडली में प्रवाहित धारा आई नोट है, किसी क्षण धारा I बराबर आई नोट e की घात माइनस RT बटा L हो जाएगी, और हमें ये धाराशय का एक ग्राफ दिया गया है कि किस तरीके से समय के साथ साथ विद्युत धारा में कमी आती जाती है। क्लियर बात। ये इस तरीके का ग्राफ हमें दिया गया जब हमें ये t बराबर 0 पर परिपथ दिया गया। क्लियर बात। तो फिर आगे हम बात करें बेटा जी, तो आगे हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिया गया है, एक वलय है, वलय चुंबक को प्रतिकर्षित करेगी। ये हमारे पास में एक चुंबक रखी है, अगर ये जो वलय है इसमें अगर मैं बात करूं, ये इस तरीके से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके का घूर्णन दिखेगा तो ये चुंबक को अपनी तरफ प्रतिकर्षित करेगी। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि इसमें घूर्णन रहेगा तो बेटा जी ये क्या करेगा, हमें चुंबक को आकर्षित करने का काम करेगा बेटा। आगे हम बात करें तो दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व दुगुना हो जाता है यदि प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के स्वयं प्रेरकत्व को दुगुना कर दिया जाए। बात समझ में आती है। बहुत सिंपल है। क्या बोला है, यदि इसको भी दो गुना कर दें, इसको भी दो गुना कर दें, तो दो गुना दो गुना दो गुना दो कितना हो जाएगा, 4, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2। इसका मतलब यदि अपन दो कुंडलियों के स्व प्रेरण को दो गुना कर दें तो हमें उनके बीच का अन्योन्य प्रेरण भी कितना मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 2 गुना हो जाता है यदि प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के स्व प्रेरकत्व को 2 गुना कर दिया जाए, क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व इस तरीके से इस पर निर्भर करता है बेटा जी। तो बेटा ये हमारा आज का पूरा चैप्टर था जिसमें हमने प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में जान लिया था। क्लियर बात। जिसमें हमें स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। किस तरीके से अपन प्रेरकत्व को समांतर क्रम और सीरीज क्रम में लगा सकते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी है। तो बेटा जी अगर पूरे चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पर हमें 2 सवाल पूछे जाते हैं, 2 सवाल पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। आसान चैप्टर है, सिंपल फॉर्मूले हैं, सवाल लगाइए, सवाल जितने लगाओगे उतने अच्छे फिजिक्स में बनोगे। ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।